हेलो गाइस, आई एम शोभिरन दत्तो एंड you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर विल बी financial management and that also cost of capital. We have already discussed about the leverage. That was the first chapter on financial management, and this one the next and the most and the very important chapter, that is cost of capital. Actually, what is cost of capital? What is actually the capital? We can say the amount required to start a business. अब इस capital में दो part होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है. वी नो दैट कि द कैपिटल विच वी arrange for to start a business is been employed in two factors. That is, one is fixed factor, that is fixed assets, and another one in working capital, that is डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए. तो ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से आता है. इस कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग काफ़ी सारा चर्चा किए थे. फिनेंशियल जब लीवरेजेस किए थे, हम लोग लीवरेज चैप्टर किए थे, तब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करें कैपिटल. जब भी कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वी नीड कैपिटल, एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रोक्योर दैट कैपिटल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. व्हाट आर द सोर्सेज? Initially, the sources is equity. The best source for the company is to issue equity shares in the market, by way of which they can procure the capital, enough amount of capital. The second best option company के लिए होता है preference shares issue करना, same as that of equity shares. हम लोग preference share भी issue कर सकते हैं. साथ ही साथ ये दोनों करने के बाद कंपनी अब बाहर से कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस. लोन्स इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर इशू कर सकते हैं, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन्स, ये जो लेते हैं हम लोग, ये भी बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोग ले सकते हैं. तो ये भी एक सोर्स ऑफ फंड्स है. तो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स है, तो जहाँ से हम लोग कैश कैपिटल प्रोक्योर कर सकते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस. अब द नेक्स्ट फैक्टर इज़ दैट कि जब हम लोग कैपिटल को प्रोक्योर करेंगे और उसी कैपिटल को हम लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करेंगे. दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द बिजनेस कि वी प्रोक्योर कैपिटल जस्ट टू एम्प्लॉय दैट कैपिटल इन द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इस कैपिटल इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो कैपिटल जुगाड़ करने के बाद हम लोग उसी को एम्प्लॉय करते हैं टू अर्न फॉर्मिडेबल अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर. मतलब कंपनी इज़ नथिंग बट, कंपनी का अर्निंग इज़ नथिंग बट इट्स एन अर्निंग ऑफ द शेयर होल्डर. तो ये सब कुछ कंपनी जो भी होता है, जो भी करते हैं कंपनी, सब कुछ टू गिव द रिटर्न, बेस्ट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स. अब सवाल ये उठता है कि ये जो कैपिटल हम लोग प्रोक्योर करते हैं मार्केट से, तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ खर्चा तो डेफिनेटली होगा. और ये जो कॉस्ट होता है, ये जो कैपिटल कॉस्ट होता है टू प्रोक्योर दैट कैपिटल, this is called cost of capital, which will be our next chapter of financial management. So cost of capital is that cost which we have to incur to procure that capital from the market. अब आप लोग डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक्ड होंगे कि आज तक तो हम लोग देखे नहीं, आज तक हम लोग इस चैप्टर के बारे में कहीं पर भी कोई रैदर फिनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग इसके पहले कभी किए भी नहीं है. सो दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स इज़ द कॉस्ट फॉर प्रोक्योरिंग दैट पर्टिकुलर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट. सो एक कॉस्ट तो बियर करना ही पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में सोचें, अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सोचें या डिवेंचर के बारे में सोचें, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके सोचिएगा कि जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर लिखते हैं तो बगल में एक तो इंटरेस्ट रेट लिखा हो रहता है, डिविडेंड रेट लिखा हो रहता है. सिमिलरली जब हम लोग डिवेंचर लिखते हैं तो उसके बगल में भी एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहता है. व्हाट इज़ दैट एक्चुअली? अगर हम लोग प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो मेरे को उतना रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा. This is the fact behind issuing preference shares, that if we issue preference shares, we have to give a fixed rate of dividend which has been written like that. Say if it is 10% preference share capital, that means you have to pay a fixed rate of dividend of 10% to the preference shareholder. Similarly, अगर हम लोग 10% डिवेंचर ले रहे हैं तो इशू कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो ये जो है, दिस इज़ एक्चुअली कॉस्ट. मतलब हमको ये जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग दैट अमाउंट इन माई बिजनेस, सो आई हैव टू पे सर्टन अमाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल. सो यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आज हम लोग का चर्चा शुरू होगा. और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग देखेंगे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैपिटल का डिफरेंट टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल.
आज का जो मैटर से हम लोग शुरू करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारा हर एक फॉर्मूला मेरा मटेरियल में लिखा हुआ है, बट फिर भी अगर आप लोग मेरा नोट देखते हुए, क्योंकि जब हम समझाएंगे तब आप लोगों को हम फॉर्मूला दिखाएंगे कॉपी में, तो अगर आप लोगों को लगता है कि लिखना चाहिए तो यू कैन राइट विथ मी, यू कैन फॉलो द वीडियोज विथ मी। तो एट अ टाइम यू कैन राइट ऑल दोज थिंग्स विच इज़ बीन गिवन इन द कॉपी। सो इन दैट केस क्या होगा, आप लोग का एक बार प्रिपरेशन भी हो जाएगा। नोट्स में तो है ही, मटेरियल में तो है ही वो फॉर्मूला, बट अगर एक बार आप लोग अगर प्रिपरेशन के तौर पे लिखते जाओगे मेरे साथ तो आप लोग का भी प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। सो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के सफिक्स ई से हम लोग डिनोट करते हैं इन मैथमेटिकली। और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम लोग जज करेंगे तब हम लोग दो पार्ट को लेके डिस्कस करेंगे, एक अर्निंग अप्रोच से और एक ग्रोथ अप्रोच, सॉरी डिविडेंड अप्रोच। एक अर्निंग अप्रोच और एक डिविडेंड अप्रोच। अर्निंग अप्रोच में क्या होगा, अर्निंग अप्रोच से क्या होगा फॉर्मूला वो भी हम दिखाएंगे। बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोग का क्लियर नहीं होगा। सो आई शो यू अर्निंग अप्रोच से क्या होगा, अब आई शो यू देन द डिविडेंड अप्रोच से क्या होगा। अब तुम लोग को कौन सा अप्रोच से सम को करना होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द अर्निंग अप्रोच, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी through earning approach. So let me show you the copy and then we'll start discussing and definitely we'll do the sum on that particular topic. It's been written over here, cost of equity K suffix E. Cost of equity K suffix E. Number one, earning approach. Earning approach method. Earning approach में KE is equal to EPS by MPS into 100. What is actually EPS? EPS is earning per share and divided by market price per share MPS into 100. अब साइड में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर किसी भी सम में ग्रोथ के बारे में बोल देगा तो EPS बाई MPS प्लस ग्रोथ इंटू 100। ये इंटू 100 हम लोग इसीलिए करते हैं कि टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इट्स बेटर टू राइट इन परसेंटेज फॉर्म, इसीलिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो अगर नॉर्मल होता है तो EPS बाई MPS, EPS इज अर्निंग पर शेयर, MPS इज मार्केट प्राइस पर शेयर, और अगर ग्रोथ रहता है तो EPS बाई MPS प्लस ग्रोथ इंटू 100। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर अर्निंग अप्रोच। अब हम लोग देखेंगे सम एंड देन द सॉल्यूशन। तो सिंपल बात है, अगर अर्निंग अप्रोच से हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग को ये दोनों फैक्टर होना चाहिए, एक EPS और एक MPS। ग्रोथ तो ऑलवेज दिया हुआ रहता है, ग्रोथ आप लोग को निकालना नहीं पड़ेगा, बट अगर आप लोग को हो सकता है कि निकालना हो EPS या MPS। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर या MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। एंड एज वी ऑल नो अर्निंग पर शेयर EPS निकालने का टेक्निक हम लोग ऑलरेडी लीवरेज में जान चुके हैं। सो यू नीड टू फॉलो द लीवरेज मेथड, आई मीन लीवरेज वीडियोज, अदरवाइज EPS निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो EPS निकालने का उपाय हम लोग को मालूम है, दो उपाय से हम लोग EPS निकाल सकते हैं। नाउ आई विल शो यू द सम एंड देन द सॉल्यूशन। वेल दिस इज द सम एग्जाम्पल, टेंटेटिव पेज नंबर 41 में ये सम आप लोग को मिलेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेयर इफ द EBIT of the equity shares if the EBIT of the company is 7 lakh and the capital structure of the company is as under। मतलब इस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर भी है, डिवेंचर्स भी है, इक्विटी शेयर भी है, टैक्स रेट भी है। इधर बोल दिया गया समय कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इधर कहीं पर भी देखो अर्निंग अप्रोच मेथड से करना है, कहीं पर भी मेंशन किया हुआ नहीं है। दैट मीन्स हम लोगों को ये समझना पड़ेगा सम देख के कि कौन सा मेथड हम लोगों को अप्लाई करना है। ये समय हम लोग को अर्निंग अप्रोच ही करना है, क्योंकि डेफिनेटली हमने अभी आप लोगों को अर्निंग अप्रोच मेथड ही समझाया। अर्निंग अप्रोच मेथड से ये सब में करना है। तो अर्निंग अप्रोच मेथड में हम लोग को दो हिसाब चाहिए, एक EPS चाहिए मतलब अर्निंग पर शेयर, और एक MPS चाहिए मतलब मार्केट वैल्यू चाहिए। तो देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर तो दिया हुआ इधर, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 120, मतलब MPS इज गिवन। सो हम लोग को निकालना होगा EPS, और EPS निकालने के लिए देखो EBIT दिया हुआ है। एज वी ऑल नो वी हैव डन दिस कैलकुलेशन इन लीवरेजेस। EBIT से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुँच सकते हैं, और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेगा तो आ जाएगा EPS। सो एक बार देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन बनता है। सो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। हम लोग EPS निकालेंगे। EPS हम दोनों उपाय से आप लोगों को दिखाएंगे करना, क्योंकि आप लोगों को जितना भी
स्मूथ वे होता है, जितना भी शॉर्टकट वे होता है, जितना भी टाइम सेविंग वे होता है, वो आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। हम दोनों मेथड ही आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग को जो मेथड ठीक लगता है ईपीएस फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये समय दोनों मेथड ही आप लोग अप्लाई कर सकते, मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हो। कोई कोई समय ऐसे होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड ही अप्लाई करना होगा, बट इन दिस सम you can apply both the methods. So let me show you the method by way of which I have to find out the EPS and then the cost of equity. कुछ समझाने का जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को मालूम है ईबिट में से इंटरेस्ट लेस करते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डिवेंचर, दैट इज देखिए डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12%, तो 2,40,000 करने से आ जाएगा। देखो मैंने करके भी दिखा दिया था, 12% ऑफ 20 लाख, तो करने से आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स एट द रेट ऑफ 30% बोल दिया, तो इसके ऊपर 30% टैक्स रेट लेस करने के बाद आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड 10% दिया हुआ है, तो 1.5 लाख हो जाएगा। 15 लाख का 15 लाख का 10% इज 1,50,000 करने से आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द कैलकुलेशन विच वी हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स इन द चैप्टर कॉल्ड लिवरेज। जैसे मैंने अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर निकाल लिया, तो नीचे में नेक्स्ट स्टेप में मैंने ईपीएस का फॉर्मूला लिख दिया। ईपीएस अर्निंग अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज 1,72,000 डिवाइडेड बाय 6,000 विल गिव यू 28.67। जैसे मैंने ईपीएस निकाल लिया, अब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो, के सफिक्स सी इज 28.67, मतलब ईपीएस बाई एमपीएस इज ऑलरेडी गिवन 120 इंटू 100 करने से आ गया आपका आंसर 23.89%, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ना इधर ये सब में अगर आप लोगों को दूसरा ऑल्टरनेटिव वे से आपको ईपीएस निकालना होगा, तो कैसे करना होगा देखिए। टू फाइंड आउट द ईपीएस एंड द ऑल्टरनेटिव वे हम लोग को मालूम है ईपीएस ईबिट माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 7 लाख माइनस 2,40,000 1 माइनस 0.3 माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 विल गिव यू द आंसर। सेम आंसर आएगा 28.67। एक बार ध्यान से देख लीजिए ऑल्टरनेटिव वे टू फाइंड आउट द ईपीएस। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्निंग अप्रोच मेथड, जहाँ पर हम लोग देखा कि अर्निंग से हम लोग अर्निंग पर शेयर से हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हुए। नाउ नेक्स्ट मॉडल हम लोग मूव करेंगे डिविडेंड मॉडल या डिविडेंड अप्रोच। नाउ दिस इज डिविडेंड मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आप लोग बोल सकते हो। इधर के सफिक्स ई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिनोटेड किया जाता है इससे, इज इक्वल टू डीपीएस बाई एमपीएस इंटू 100। डीपीएस इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई एमपीएस, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, और नहीं तो डीपीएस बाई एमपीएस प्लस ग्रोथ। जैसे अगर ग्रोथ दिया रहेगा तो प्लस ग्रोथ इंटू 100। ज़्यादातर आप लोगों को ग्रोथ फैक्टर डिविडेंड में मिलेगा, अर्निंग में ग्रोथ फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बट डिविडेंड मॉडल में आप लोगों को ग्रोथ फैक्टर मिलेगा, और ये ग्रोथ दिया हो रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, इट विल बी गिवन इन द सम। सो डीपीएस बाई एमपीएस, इधर ईपीएस की जगह डीपीएस हो गया, मतलब डिविडेंड पर शेयर। ये पोर्शन मत देखिए, ये सम का सॉल्यूशन है, दिस इज द फॉर्मूला। ये पोर्शन को देखिए, दिस पोर्शन इज ऑलरेडी गिवन इन माय नोट, आप लोग लिख के भी रख सकते हो अपना कॉपी में, एंड देन विल स्टार्ट द सम। सो दिस इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड अप्रोच, जहाँ से हम लोग डीपीएस बाई एमपीएस इंटू 100 किया, या डीपीएस बाई एमपीएस प्लस ग्रोथ इंटू 100। अगर ग्रोथ पॉजिटिव होता है तो प्लस होगा, अगर नेगेटिव ग्रोथ होता है, मतलब अगर डाउनफॉल होता है तो फिर माइनस जी हो जाएगा। सो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, एज यू ऑल नो। सो अगर बढ़ता है तो प्लस होगा, घटता है तो माइनस होगा।
let me show you the sum. The shares of the company is represented by 10,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. The current market price, ये sum पेज नंबर 42 में है. The current market price of the share is rupees 20. The rate of current dividend to equity shares are given 20%, and this 5% is growth. इधर printing mistake है, the 5% growth है, ठीक है. तो द रेट ऑफ करेंट डिविडेंड इज 20%. डिविडेंड 20% के हिसाब से दिया जाता है. मार्केट प्राइस इज 20 रुपीज़. शेयर का फेस वैल्यू है 20. डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू और नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो, डिविडेंड जब कंपनी देते हैं वो अपना फेस वैल्यू के ऊपर ही देते हैं. और ग्रोथ इज 5%. इधर फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखो ये सब में भी कहीं पर भी मेंशन किया हुआ नहीं है कि आपको यहाँ से शुरू होगा आपको मतलब आपका जजमेंट कि विच मेथड टू फॉलो. चाहे हम लोग अर्निंग मेथड से करें या डिविडेंड अप्रोच से करें. अर्निंग अप्रोच या डिविडेंड अप्रोच, दोनों अप्रोच आपको विचार करने के लिए देखना पड़ेगा सम में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. वेदर इट इज़ easy to whether the information is available to find out EPS, then earning approach method अप्लाई करेंगे. और whether the information is available to find out DPS, तब हम लोग डिविडेंड अप्रोच फॉलो करेंगे. इधर ग्रोथ भी है, बट ग्रोथ इज नॉट बिग फैक्टर. द बिग फैक्टर इज वेदर टू अप्लाई अर्निंग अप्रोच या डिविडेंड अप्रोच. इधर डिविडेंड के बारे में बोल दिया गया कि डिविडेंड 20% दिया जा रहा है, तो फिर डिविडेंड अप्रोच ही अप्लाई करेंगे. नाउ लेट मी शो यू द सम, द सॉल्यूशन. दिस इज द सम एंड द सॉल्यूशन विल बी इन माई कॉपी. तो डिविडेंड अप्रोच अप्लाई करना है तो फिर डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि DPS बाई MPS प्लस जी है, तो DPS क्या होगा 20% ऑफ फेस वैल्यू. एज वी ऑल नो, अभी मैंने बताया कि डिविडेंड जब भी दिया जाता है तो फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है. 20% ऑफ द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर, 20% ऑफ ₹10, दैट इज ₹2. मतलब ₹2 इज द DPS. डिविडेंड पर शेयर इज ₹2. एक शेयर का दाम ₹10 होने से 20% डिविडेंड दिया जा रहा है, तो ₹22 इज द डिविडेंड पर शेयर. MPS इज ऑलरेडी गिवन 20, इज ऑलरेडी गिवन इन द सम 20. तो कैसे लिखेंगे? K(C) is the cost of equity is equal to 2/20, मतलब DPS by MPS प्लस ग्रोथ इज 5%, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. इसीलिए आई एम शोइंग यू द थिंग. 0.05 पूरा होल ब्रैकेट इंटू 100. तो देखिए 2/20 DPS बाई MPS प्लस ग्रोथ इज 5%, तो 0.05. अगर 10% होता तो 0.10 लिखते, बट इधर 5% ग्रोथ है तो 0.05 होल ब्रैकेट इंटू 100 करने से आपका आ गया 15% cost of equity under dividend approach method. Well, our next sum for the class, the share of the company, different type of sum हम दिखा रहे हैं so that you can start judging the thing. Last sum हम लोग ये किया था. अभी हम लोग का next sum, the share of the company is represented 10,000 equity shares of which 10 each. The current market price is 20. MPS तो दिया हुआ है. Earning available to the equity shareholder is 30,000 at the end of the period. मतलब total earning is 30,000. तो देखिए इधर earning के बारे में mention कर दिया और growth भी दिया हुआ है 10%. अर्निंग दिया हुआ है 30,000. सो अर्निंग के हिसाब से हम लोग देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, तो यहाँ से हम लोग अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं. बिकॉज दिस इज द टोटल अर्निंग फॉर द पीरियड, दैट इज 30,000 एंड देयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000. सो वी कैन फाइंड आउट EPS by way of total earning divided by number of equity shares will give us the EPS. MPS तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर EPS वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अर्निंग अप्रोच वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा. सो यही आपको विचार करना है, यही आपको जज करना है सम देख के, क्योंकि सम में कहीं पर भी मेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है. यू हैव टू apply your common sense. You have to apply your common sense by way of going through the informations given, and accordingly you have to apply the method. So let me show you the solution. साफ अर्निंग मॉडल ग्रोथ मॉडल इधर अप्लाई करना है. EPS बाई MPS प्लस G इंटू 100. इधर EPS निकालने के लिए मैंने अभी भी बताया टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और बाकी इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है. तो इधर हम लोग 0.10 लिखा है, या 1 या 10 कुछ भी फैक्टर है, एक ही बात है, आंसर वही आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट अर्निंग ग्रोथ मॉडल, जहाँ पर अर्निंग के ऊपर ग्रोथ भी दिया हुआ है और अर्निंग पर शेयर निकालते हुए हम लोग अर्निंग ग्रोथ मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया.
अब मैट का सम नंबर 5 देखेंगे हम लोग. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 95. द फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 per share. डिविडेंड पर शेयर अमाउंटेड टू ₹4.5 एंड इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 7%. देखो डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है बट एक नया चीज़ दिया हुआ है. एक बार इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर ले व्हाट इज एक्चुअली फ्लोटेशन कॉस्ट. अभी हम लोग देखिए एक समय की फ्लोटेशन कॉस्ट बोल के एक नया फैक्टर आ चुका है. व्हाट इज एग्जैक्टली फ्लोटेशन कॉस्ट. जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो इस इशू के पीछे काफ़ी सारा खर्चा होता है. सो देयर आर मेनी सच एक्सपेंडिचर्स बिहाइंड दैट पर्टिकुलर इशू. तो क्या होता है, से फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपीज़ करके एक शेयर इशू किया मार्केट में, या मार्केट वैल्यू इज़ 100, तो उसी प्राइस में आपने इशू किया और उस इशू के पीछे आपको हर एक शेयर का इशू के पीछे आपका 5-5 रुपया करके खर्चा हुआ. सो डेफिनेटली कंपनी के पास अब कितना आया, अगर 100 रुपया कंपनी के पास आया एज इशू प्राइस, तो इशू करके कंपनी को मिला, तो कंपनी को 5 रुपया खर्चा देना भी पड़ा क्योंकि उस इशू के पीछे हर एक शेयर के पीछे उसको 5-5 रुपया का एक खर्चा हुआ. वो जो खर्चा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. द फ्लोटेशन कॉस्ट इज दोज कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स. सो ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, विल रिड्यूस आवर इशू प्राइस या विल रिड्यूस आवर मार्केट प्राइस. तो हम लोग जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, नीचे वाला फैक्टर क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर. सो दैट विल गेट रिड्यूस्ड इफ देयर इज एनी फ्लोटेशन कॉस्ट. सो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ रहेगा आपका सामने आइदर इन परसेंटेज और इन फिगर. तो जब भी जैसे दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हुए, अगर परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन पर्टिकुलर मार्केट प्राइस. और अगर डायरेक्टली दिया हुआ है 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, तो हम लोग डायरेक्टली उसको मार्केट प्राइस से लेस कर देंगे. तो सिंपल बात है, फ्लोटेशन कॉस्ट इज नथिंग बट is the amount which is incurred for related to issues. So simple बात है, flotation cost will reduce your market price or issue price of the shares. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ एक चुका है. दूसरा और एक चीज़ हम लोग आएंगे, दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, बट लेटर ऑन आई विल डिस्कस दैट मैटर व्हेन द थिंग विल कम इन द सम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम में फ्लोटेशन कॉस्ट है. सो आई होप फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया. नाउ आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई विद द फ्लोटेशन कॉस्ट. अभी हमने देखा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, मार्केट प्राइस दिया हुआ था 95, फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5, DPS 4.5 दिया हुआ है एंड ग्रोथ इज 0.07 मतलब 7%. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट मार्केट प्राइस 95, फ्लोटेशन कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है 5, DPS आई मीन डिविडेंड पर शेयर 4.5, ग्रोथ इज 0.07. तो इधर KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज DPS बाई MPS प्लस ग्रोथ इंटू 100. तो इधर DPS इज 4.5. जब देखो मैंने MPS में कितना लिखा, 90 लिखा, क्योंकि 95 MPS है, उसमें से 5 रुपीज़ फ्लोटेशन कॉस्ट लेस हो जाएगा. तो मैंने अभी बताया कि फ्लोटेशन कॉस्ट विल रिड्यूस योर मार्केट प्राइस या इशू प्राइस. तो इधर 90 हो गया इंटू प्लस 0.07 इंटू 100, दैट गिव्स यू 12%. सो फ्लोटेशन कॉस्ट का एप्लीकेशन हम लोग देख लिया. आप लोग एक बार ध्यान से देख लो. अब लोग अपना कॉपी में अगर करना चाहते हो तो करके भी रख सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोटेशन कॉस्ट इफ देयर इज एनी फ्लोटेशन कॉस्ट. Now let me move on to the next sum number 7. बहुत ही बड़ी एक sum number 7. The equity capital of Bikash Limited is rupees 10 lakh divided into 10,000 equity shares of rupees 100 each. 10,000 शेयर है, 100 रुपये करके. Currently, these shares are quoted in the market at 125. The current market price is 125. The company pays a dividend of rupees 10 per share, and the investors market expects a growth in dividend at the rate of 5% per annum. So डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हम लोग सेकेंड पार्ट में बाद में आएंगे. पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे. ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5%, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है ₹10, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 125. इट्स वेरी सिंपल. पहला केस जहाँ पर DPS दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, तो हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे पे हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना पड़ेगा इन द फर्स्ट केस.
लेट मी शो यू द फर्स्ट केस फर्स्ट। आराम से देख लीजिए हमने कैसे फर्स्ट पॉइंट को क्लैरिफाई किया। इधर फर्स्ट पॉइंट से हम लोग कैसे आंसर निकाले, एक बार ध्यान से देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में बोला गया था कि नेक्स्ट पार्ट में बोला गया था सिर्फ ग्रोथ में चेंज हुआ था। देखिए अगर नेक्स्ट पार्ट आप लोग के पास है, डेफिनेटली है आप लोग के पास मैथ, कि इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 6% नाउ, मतलब 5% ग्रोथ रेट था पहला केस में, अब अगर ग्रोथ रेट 6% हो रहा है तो देन व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस। तो डेफिनेटली अगर हम लोग को मार्केट प्राइस निकालने बोला है तो ये के इज डेफिनेटली विल बी कंसिडर एज 13%, जो हम लोग पहले निकाल लिया था। मतलब इधर एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, ओनली ग्रोथ चेंज हो रहा है। ग्रोथ 5% की जगह 6% हो रहा है। देखो मैंने लिख के रखा है, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एमपीएस टेकिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। डेफिनेटली अदर फैक्टर्स को अगर हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे या गिवन नहीं लेंगे तो एमपीएस कैसे निकालेंगे। दो फैक्टर तो अननोन नहीं हो सकते, एक ही फैक्टर अननोन है, दैट इज एमपीएस। ग्रोथ विल बी नाउ 6% एंड केई विल बी कंसिडर्ड एज 13%। इट्स ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड इन द लास्ट इन द फर्स्ट केस। सो तब जाके एमपीएस क्या होगा या कैसे होगा देख लीजिए। जस्ट ग्रोथ की जगह मैंने 6% की जगह 5% लिख दिया। के इज ऑलरेडी गिवन 0.13, 13% को मैंने 0.13 करके लिखा, तो इधर भी 0.06 अल्टीमेटली मैंने इधर ट्रांसफ़र करते हुए अल्टीमेटली मैंने एमपीएस निकाल लिया। आई होप ये सम क्लियर हुआ, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। नाउ लेट मी मूव ऑन टू सम नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ टुडेज डे। सो एक बार देखते हैं सम नंबर 8 एंड देन फॉर द क्लैरिफिकेशन। Now this sum number 8, a mining company has a design its cost recovering a declining quantity, मतलब ये कंपनी देखिए being depleted and its cost of recovering a declining quantity from iron ore are rising each year. तो cost rise हो रहा है, as an equal to it the company's earning and dividends are declining, मतलब हर साल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, अर्निंग डिक्लेयर एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर, मतलब 8% करके ग्रोथ नहीं हो रहा है, 8% डिक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। इफ द प्रीवियस ईयर डिविडेंड DO इज 10 एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है 15%। मतलब हम लोग को मालूम है कि हम लोग कम से कम बिजनेस से वही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे जितना हम लोग खर्चा किया कैपिटल के पीछे। तो रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट 15%। ये एक नियम है कि वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस विच we have spent on procuring the capital. So rate of return is nothing but cost of capital, which is given already 15%. What would be the current market price of the equity shares of the company? तो current market price निकालने बोले, required rate of return दिया हुआ है, मतलब cost of equity दिया हुआ है 15%, DO is given 10, growth rate is declining 8%. Now question is DO is not to be considered while calculating cost of equity. हम लोग कैलकुलेट करते, हम लोग कंसिडर करते हैं करंट ईयर डिविडेंड। दिस इज DO, द लास्ट ईयर डिविडेंड। D0 मतलब इट्स अ लास्ट ईयर डिविडेंड। वी हैव टू कंसिडर द करंट ईयर डिविडेंड, दैट इज D1। तो वो निकालने के लिए क्या उपाय करना है, एक बार सम का दिखाते हैं सॉल्यूशंस एंड देन सॉल्यूशंस दिखाते हुए हम एक्सप्लेन भी करेंगे। सम नंबर 8 फ्रॉम पेज नंबर 53। Now DO rupees 10, मतलब dividend of last year, previous year dividend, there is a declining factor and declining rate is 8%, मतलब 0.08. Required rate of return, that is cost of equity, मैंने देखो लिख के रखा है, required rate of return is cost of equity KE is equal to 15%, that is 0.15. सब कुछ ना परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द ईजीएस्ट कैलकुलेशन, मतलब नहीं तो कैलकुलेशन ईजी नहीं रहेगा, 15/100 लिखना पड़ेगा, इसीलिए बेटर टू कन्वर्ट इट इन फ्रैक्शंस।
We are concerned with the current year dividend, that is D1. Just see, we are concerned with the current year dividend, that is D1. D1 से हम लोग कंसर्न है. So D1 कैसे निकालेंगे? Now the rate of dividend decline हुआ, the rate of dividend decline हुआ 8%. तो लास्ट ईयर अगर 10 रुपीज़ था तो उसका 8% डिक्लाइन हुआ, मतलब इतना रुपया डिक्लाइन हुआ, 80 पैसा डिक्लाइन हुआ, तो 9 रुपीज़ 20 पैसा होगा करंट ईयर डिविडेंड. एक बार देख लीजिए, ये डिक्लाइन हुआ, 8% का डिक्लाइन हो रहा है हर साल. लास्ट ईयर अगर ₹10 वॉज द डिविडेंड पर शेयर, तो दिस ईयर 8% लेस करने के बाद कितना होगा डिविडेंड पर शेयर? द करंट ईयर डिविडेंड पर शेयर विल बी ₹9.2 आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ 8%. ध्यान से एक बार देख लीजिए कैसे मैंने कैलकुलेट किया टू फाइंड आउट द करंट ईयर डिविडेंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम लोग जो DPS लिखते हैं वो DPS इज द करंट ईयर डिविडेंड पर शेयर. तो आ गया D1. अब हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन में. KE इज इक्वल टू DPS बाई MPS प्लस ग्रोथ. तो इधर देखिए 9.2 अभी अभी मैंने निकाला करंट ईयर डिविडेंड बाई MPS. MPS हम लोग को निकालना है. प्लस नहीं लिख सकता हम लोग, इधर माइनस लिख सकते हैं क्योंकि ये डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है. तो -0.08 इज इक्वल टू KE के जगह 0.15 लिख सकता है. ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे इस इक्वेशन को फॉर्म किया जहां से MPS आ जाएगा 40. तो देख लीजिए एक बार, KE 9.2 that is DPS current year dividend divided by market price we have to find out minus 0.08 because either growth in decline, growth नहीं है, decline है, तो minus 0.08 होगा is equal to cost of equity which is 0.15. It's already been given 0.15 cost of equity. Rate of return मतलब ही cost of equity. तो इस हिसाब से MPS आ जाएगा ₹40. एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए. सो गाइज इतना ही आज के लिए काफ़ी है. आप लोग देखते रहो इस वीडियो को. डेफिनेटली इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर आप लोग चर्चा करते रहो, वीडियो देखते रहो. अगला वीडियोस में हम लोग दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस को लेकर चर्चा जारी रखेंगे. बट टिल देन एंजॉय विद दिस वीडियो, गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली एंड टेक केयर एंड हैव ए गुड डे.